चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि टाइपोग्राफी क्या चीज़ है। व्हाट इज़ टाइपोग्राफी? तो टाइपोग्राफी को सुन के आप लोगों के जहनों में क्या आता है कि टाइपोग्राफी क्या हो सकती है, बताएं। वर्डिंग सही है, और सही है, वर्ड्स की स्टाइलिंग, और बताएं। अच्छा, तो बिल्कुल जैसा कि आंसर आया मेरे पास कि टाइपोग्राफी जो है वो टेक्स्ट या फॉन्ट्स, उनकी स्टाइलिंग, उनकी अरेंजमेंट, उनकी स्पेसिंग, सही है, उनकी डिज़ाइनिंग। ठीक है। अच्छा, टाइपोग्राफी ज़रूरी क्यों है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई डिज़ाइन बनाया, ठीक है। अब वो डिज़ाइन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो यूज़र के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा तब तक आपका डिज़ाइन जो है वो प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे में वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक डिज़ाइन बनाया जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है डिज़ाइनिंग के हिसाब से, लेकिन उसके अंदर जितनी भी टेक्स्ट की फॉर्मेट है, जितना भी टेक्स्ट जो उसमें लिखा हुआ है, वो प्रॉपर डिज़ाइन नहीं हुआ या यूज़र की रीडेबिलिटी के अंदर मुश्किल आ रही है, यूज़र जो है उसको प्रॉपर पढ़ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, तो फिर वो डिज़ाइन जो है वो आपका फ्लॉप है। ठीक है। अच्छा, टाइपोग्राफी के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ आज कि टाइपोग्राफी जो है वो किस किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर सामने जो है वो दो तरीके के फ़ॉन्ट्स हैं। ठीक है। टाइपोग्राफी के अंदर बेसिकली आप लोगों को थोड़ा सा फ़ॉन्ट्स के बारे में समझना पड़ता है कि कौन से फ़ॉन्ट्स किस टाइम पर और कहाँ पर जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, अभी हमारे सामने जो है वो दो तरह के फ़ॉन्ट्स हैं। एक जो लेफ़्ट साइड के ऊपर है, इसे हम कहते हैं सेरिफ। ठीक है। राइट साइड पे जो है उसे हम कहते हैं सैन सेरिफ। ठीक है। सैन सेरिफ भी कह सकते हैं और सौ सेरिफ भी कह सकते हैं। ठीक है। कुछ भी इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है। दोनों में आप लोगों को वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ रहा है कि इसको सेरिफ क्यों बोलते हैं। इसको सेरिफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके एजेस के अंदर आप लोगों को एक जो है अलग से एक शेप नज़र आ रहा होगा बना हुआ। बात समझ आ रही है? बाज़ स्टूडेंट्स को जो है वो बोलते हैं कि फ़ॉन्ट ने जो है वो शू पहना हुआ है। बात आ रही समझ? इसको हम पहचानने के लिए इस तरीके से भी रख सकते हैं। ठीक है। ये सारे जो है वो सेरिफ की फैमिली के अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है। ये तो सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस था, एक बेसिक फ़ॉन्ट था जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि क्या डिफरेंस होता है फ़ॉन्ट्स के दरमियान में। ठीक है। अच्छा, अब जो लेफ़्ट वाला फ़ॉन्ट है, ये ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर या आर्टिकल के अंदर जब हम राइट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारे पास मिसाल के तौर पे हार्ड कॉपी की फॉर्म में आए, जैसे न्यूज़पेपर ज़्यादातर लोग जो है अखबार जो है वो घर पे ला के पढ़ते हैं हार्ड कॉपी की फॉर्म में, तो वहाँ पर ज़्यादातर ये फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं। इन्हें हम डिजिटली जो है ना वो बहुत कम यूज़ करते हैं। डिजिटली जो है ज़्यादातर सैंस सेरिफ जो है ये वाला फ़ॉन्ट जो है इस फैमिली का यूज़ किया जाता है यूजुअली हेडिंग्स के अंदर या पैराग्राफ्स के अंदर। ठीक है। तो सॉरी, वक्त के साथ साथ देखें दोनों चीज़ें हैं ना हमारे पास। अब अगर डिजिटल हम देखें तो उसमें ये जो राइट साइड वाला फ़ॉन्ट है ये रीडेबल फॉर्म में ज़्यादा अच्छा पढ़ा जाता है, यूज़र जो है उसको ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता है। लेफ़्ट साइड वाला फ़ॉन्ट जो है वो अगर हार्ड कॉपी की फॉर्म में अगर हम देख रहे हैं तो उसके अंदर रीडेबल सेंस जो है वो ज़्यादा अच्छा डेवलप करता है। आ रही है बात समझ? अच्छा, वाई डू वी नीड टू स्टडी टाइपोग्राफी? जैसा मैंने ज़िक्र किया कि अपने डिज़ाइंस को रीडेबल फॉर्म में देखने के लिए या यूज़र से कम्युनिकेट करने के लिए थ्रू डिज़ाइंस हमें टाइपोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डिज़ाइन बगैर टेक्स्ट के या बगैर फ़ॉन्ट के तो नहीं होता। आपको सबको पता है कि उसमें ज़ाहिरी बात है हम टेक्स्ट भी ऐड करेंगे, हम उस टेक्स्ट के अंदर जो है वो फ़ॉन्ट्स भी ऐड करेंगे, तो उनकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग, उनकी अलाइनमेंट, उनकी रीडेबिलिटी, ये देखना बहुत जो है ना हमारे लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम आगे चलें तो हमारे पास, हमें पता है कि इस वक्त जो है वो बेशुमार तरह के फ़ॉन्ट्स हैं। मतलब अगर आप सर्च करने बैठेंगे और अगर आप जाएंगे तो आपको बेपनाह जो है वो फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या सारे ही फ़ॉन्ट्स को हम अपने डिज़ाइन में यूज़ करें, या फिर इसमें जो है हम कुछ चंद फ़ॉन्ट्स को देखते हुए अपने डिज़ाइन को बनाएं। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि लेस इज़ मोर। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अपने डिज़ाइन में कम से कम फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हुए उसको कंप्लीट करें, वही उसके लिए इनफ होगा। बात आ रही है समझ?
अच्छा, अभी यहाँ पर एक एग्जांपल ये दी हुई है लेफ़्ट साइड के ऊपर, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास, तो इस लेफ़्ट साइड की एग्जांपल है, एक सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है और इस टेक्स्ट के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट्स यूज़ हुए हुए हैं। बात आ रही है समझ? जैसे इसमें जो लिखा हुआ है, हे बिगनर्स हाउ आर यू डूइंग, आई एम अ बिगनर, ठीक है। अच्छा, अब हर इंडिविजुअल टेक्स्ट के अंदर जो है वो एक अलग फ़ॉन्ट यूज़ हुआ हुआ है, जबकि इसके बरक्स अगर हम राइट साइड के ऊपर देखें तो ये सिर्फ एक ही तरह का फ़ॉन्ट यूज़ हुआ हुआ है, सिर्फ इसमें जो बीच में जो वर्ड्स हैं इनमें सिर्फ वेट अलग है। जैसे डिज़ाइनर्स और प्रोफेशनल, इनका सिर्फ वेट अलग है। वेट मैंने जैसे कल की क्लास में जिक्र किया था कि कुछ भी नहीं, सिर्फ थिकनेस होती है। सेम फ़ॉन्ट है, मिसाल के तौर पे अगर ये सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है तो इसके दरमियान में जो ये आप लोगों को बोल्ड हुआ नज़र आ रहा है, ये सिर्फ इसका वेट है। आ रही बात समझ, नहीं कि इसकी थिकनेस ज़्यादा मोटी हुई हुई है। तो अब आप लोग खुद बताएं कि इसके अंदर कौन सा वाला जो है टेक्स्ट वो आप लोगों को ज़्यादा प्रेजेंटेबल मैनर में नज़र आ रहा है या बहुत अच्छा अरेंज हुआ नज़र आ रहा है, कौन सा वाला? राइट साइड वाला। ऑब्वियस सी बात है। तो इससे हमें ये बात पता लगती है कि एक फ़ॉन्ट को यूज़ करते हुए हम अपने डिज़ाइन में ब्यूटिफिकेशन और रीडेबिलिटी सेंस जो है वो लेकर आ सकते हैं, रादर देन कि हम अपने डिज़ाइन के अंदर मल्टीपल फ़ॉन्ट्स यूज़ करें तो हमारा डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल जो है वो ख़राब हो जाएगा। बात आ रही है समझ? ये सिंपल सी एग्जांपल थी जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाई, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि डिज़ाइनिंग के अंदर फ़ॉन्ट्स जो है वो कितना अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि समझनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। क्या चीज़ याद रखनी है? अलाइनमेंट। अच्छा, अब अगर हम जो है थोड़ा सा फिग्मा की तरफ आएँ। अच्छा, स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन हैं काइंडली मुझे बताएं कि उनको बातें समझ में आ रही हैं और आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी बिल्कुल आ ठीक रही है है। आवाज़। अच्छा, अलाइनमेंट जो है ना वो हमारे डिज़ाइन में बहुत अहम रोल प्ले करती है। जैसे मैं पहली क्लास से कहता हुआ आ रहा हूँ कि सिर्फ टेक्स्ट में नहीं बल्कि हर इंडिविजुअल डिज़ाइन के अंदर आपकी अलाइनमेंट जो है वो होना अच्छा ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल हम थोड़ी सी इस तरीके से देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक कुछ भी नहीं, एक फ्रेम लिया है और मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ और कुछ भी नहीं, मैं एक काम ये करता हूँ कि लॉरेन की मदद से जो है मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले आता हूँ अपने प्लगइन से। और मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेंटेंसेस का जो है ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका साइज़ थोड़ा सा जो है वो बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब करते ये हैं कि एक रैंडम सी जो है वो हेडिंग भी ले आते हैं इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब अलाइनमेंट को समझने के लिए थोड़ा इस तरीके से हम देखते हैं कि अभी जैसे मेरे पास ये एक फ़ॉन्ट है, ठीक है। कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने सिंपल टेक्स्ट लिखा। अब अगर आप वर्क इस तरीके से कर रहे हैं कि आपके पास, जैसे मेरे पास पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ है और एक हेडिंग है, ठीक है, लेकिन आपने उसको रखा हुआ है लेफ़्ट अलाइन। तो सबसे पहले एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने मार्जिन्स का ख़ास ख्याल रखना है। अब अगर मैं उसको उठा करके बिल्कुल चिपका दूंगा साथ में तो ये बहुत जो है वो बुरा लगेगा। जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल भी राइट वे नहीं है फ़ॉन्ट्स को यूज़ करने का या अपने डिज़ाइन में टेक्स्ट को यूज़ करने का। हमेशा जब भी आप अपने डिज़ाइन के अंदर टेक्स्ट को यूज़ करें तो जो मार्जिन्स हैं उनका ख़ास ख्याल रखें। अगर आप लेफ़्ट अलाइन कर रहे हैं अपने टेक्स्ट को तो लेफ़्ट साइड से जो है एक प्रॉपर मार्जिन जो है वो आपने यहाँ से देना है, ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर एक रीडेबल फॉर्म में आए। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं राइट साइड के ऊपर, तो राइट साइड के ऊपर भी सेम तरीका है, थोड़ा सा मार्जिन जो है दे करके आपने इसको यूज़ करना है। बट इंग्लिश टेक्स्ट के अंदर हम ज़्यादातर जो है वो
लेफ़्ट अलाइन चल रहे होते हैं, क्योंकि रीडेबिलिटी जो है सेंस वो लेफ़्ट साइड से ही डेवलप हो रहा होता है। बात आ रही समझ में? लेकिन अगर हाँ, अगर आपके पास टेक्स्ट, ये तो चले मेरे पास एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है, अगर आपके पास बहुत छोटा टेक्स्ट होता है, मतलब 2-3 लाइन्स का, और आप इसको राइट साइड पे रखना चाह रहे हैं, तो उसकी प्लेसमेंट भी फिर राइट साइड पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के नीचे की साइड पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ही लाइनों का टेक्स्ट है और आप चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो आपका सेंट्रलाइज हो, तो इसको बजाय इस तरीके से सेंट्रलाइज करने के, एक तो ये तरीका ये है कि आप इसको इस तरीके से सेंट्रलाइज करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में जो टेक्स्ट का ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से इस पूरे टेक्स्ट को भी आपको सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? अब मैं अगर इसको थोड़ा सा सेंटर में करूँ, तो अब ये जो है टेक्स्ट जो है पूरा मुझे बेहतर नज़र आ रहा है। बात आ रही समझ में? तो ये कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी जो कि समझना ज़रूरी है कि आपका टेक्स्ट किस टाइम पे कहाँ पर प्लेस होगा और उसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए। अभी मेरा टेक्स्ट जो है इससे पहले लेफ़्ट अलाइन था, लेकिन मैंने बोला कि जब मुझे अपने टेक्स्ट को सेंटर में प्लेस करना है तो मुझे इसकी अलाइनमेंट भी कुछ हिसाब से सेट करनी पड़ेगी, ताकि ये एक प्रेजेंटेबल मैनर में भी नज़र आए और जो है इट्सेल्फ ये अच्छा भी लगे। ठीक है, आ रही है बात समझ? अच्छा, स्पेसिंग। अब जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि अगर आप लोगों को कोई हेडिंग बनानी है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कोई एक हेडिंग बनाऊं, ठीक है, और मैं यहाँ लिख दूं हेलो वर्ल्ड। अब इस टेक्स्ट के जो दरमियान में जो स्पेसिंग है, मीन्स ये कि जो मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा है इसके दरमियान की जो स्पेसिंग है, इस चीज़ का भी मुझे ख़ास ख्याल रखना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर हम लेटर स्पेसिंग को बढ़ा दें तो हमारा जो फ़ॉन्ट है वो काइंड ऑफ थोड़ा सा एक अच्छे से लुक में आ जाता है। बात आ रही है समझ में? अब जैसे अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के दरमियान की स्पेसिंग थोड़ी सी अगर मैं बढ़ा दूँ तो काइंड ऑफ जो है हेडिंग जो है वो एक यूँ समझ लें कि एक अच्छे वे में आ जाएगी यहाँ पे। लेकिन ये भी कुछ रेयर केसेस में आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आप ऐसा ही करें, ठीक है। बाज़ औक़ात फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें स्पेसिंग बहुत हुई भी होती है, बट उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि उनमें जो है स्पेसिंग आपको थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। बात आ रही समझ में? जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर मैं इसकी स्पेसिंग कम करूँ तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो नज़र आएगा। आ रही है बात समझ? इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अभी तो मेरे पास जो है सिंपल, अगर यहाँ पे फ़ॉन्ट की बात करूँ तो मेरे पास जो फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है वो कोई और फ़ॉन्ट है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो फ़ॉन्ट क्या है, तो उसके हिसाब से फिर आप अपने जो लेटर है या सेंटेंस है उसके अंदर स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। आ रही है बात समझ? इस टाइम पर अगर मैं इसकी स्पेसिंग कम कर दूंगा तो मेरा जो डिज़ाइन है वो इतना अच्छा, या मेरा जो वर्ड है वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी ऐसे रहने दूंगा कि वो ना बहुत ज़्यादा हो और ना बहुत कम हो, ठीक है। बाज़ औक़ात आपको कस्टम स्पेसेस ऐड करनी पड़ती हैं अपने टेक्स्ट में उसको प्रेजेंटेबल मैनर में शो कराने के लिए। बात आ रही है आपको समझ? जैसे अगर कोई हेडिंग वगैरह लिख रहा है और वो चाह रहा है कि पहले मैं एक वर्ड लिखूं और दूसरा जो वर्ड है वो उसके साथ चिपक के आए या साइड में बिल्कुल साइड बाय साइड आए, तो आप कस्टम जो है वो उसको अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डिज़ाइन। अच्छा, अब फ़ॉन्ट फैमिली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, अभी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका सेम फ़ॉन्ट है, जो मैंने हेडिंग दी है इसका भी सेम फ़ॉन्ट है। आ रही है बात समझ? मीन्स ये कि इनकी फ़ॉन्ट फैमिली सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सैंस सेरिफ है तो ऊपर वाला जो मैंने हेडिंग दी है वो भी मैंने सैंस सेरिफ के अंदर ही दी है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर आप सैंस सेरिफ की फैमिली जिसमें लेके जा रहे हैं या सेरिफ की फैमिली यूज़ कर रहे हैं तो आप उसी में रहते हुए उसी की टाइप चेंज कर सकते हैं। बात आ रही समझ? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर, मुझे अगर ये फ़ॉन्ट देता है फिग्मा के अंदर तो मैं देख लेता हूँ। या चले हम कोई भी रैंडम यूज़ करके देखते हैं फ़ॉन्ट। अच्छा जी, ठीक है। अब जैसे मैंने ये वाला फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। पैराग्राफ में अलग फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है बिल्कुल, और इसकी हेडिंग में एक अलग
फ़ॉन्ट यूज़ हुआ हुआ है बिल्कुल। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है इतना, अब इसके अंदर वो खूबसूरती नहीं आ रही टेक्स्ट में जो पहले आ रही थी। ठीक है, ये बात को समझना ज़रूरी है कि अगर मैं सेम फैमिली का या सेम टाइप का अगर फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसी के अंदर रहते हुए शिफ्ट कर सकता हूँ। मीन्स अगर मेरे पास मल्टीपल हेडिंग्स हैं अपने टेक्स्ट के अंदर, अभी अगर जैसे मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक पैराग्राफ है और अगर मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ ये है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और एक नीचे आता है मेरे पास एक जो है, इसको मैं अगर यहाँ से रिमूव कर दूँ, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो अब आप लोगों ने किस तरीके से अपने फ़ॉन्ट्स को यूज़ करना है, बात आ रही समझ में? देखें, जैसे अगर मैंने पैराग्राफ के अंदर सैंस सेरिफ यूज़ किया है, मैं आप लोगों को अगर थोड़ा सा दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पर सेरिफ वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ हेडिंग के अंदर, बात आ रही समझ में? अगर मैं हेडिंग यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सैंस सेरिफ जो है वो इसके पैराग्राफ में रहते हुए यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक सेम फैमिली में से बिलोंग करते हैं। बात आ रही समझ में? तो ही मेरा टेक्स्ट एक अच्छे वे में या अच्छे लुक में नज़र आएगा। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट, दो तरह के डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ करूँगा तो मेरा जो डिज़ाइन है या मेरा जो इसकी जो ब्यूटिफिकेशन है डिज़ाइन की, वो बिल्कुल आउट हो जाएगी। जैसे मैंने आपको करके यहाँ पे दिखाया था, अभी मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर कोई और फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं कोई और फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ बिल्कुल, ठीक है, उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल एक अलग फ़ॉन्ट यूज़ करूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक सेपरेट फ़ॉन्ट यूज़ करूँ, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका जो डिज़ाइन है या आपका जो भी रिक्वायर्ड डिज़ाइन है उसमें एक एक मतलब एक पाथ फॉलो नहीं हो रहा, मतलब एक जो है कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं हो रही एक फ़ॉन्ट की। बात आ रही समझ में? अगर आपने दो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, अगर मैं यहाँ पे वही मिसाल दूँ कि सैंस सेरिफ और सेरिफ फ़ॉन्ट्स में, कि अगर आपने बोला कि मैं सेरिफ से अपनी सारी हेडिंग्स दूंगा और सैंस सेरिफ से मैं अपने सारे पैराग्राफ्स दूंगा, तो फिर टोटल डिज़ाइन के अंदर जो है वो सेम जो है वो फ़ॉन्ट यूज़ हो, रादर दैन कि आप एक पैराग्राफ में कोई और फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, एक में कोई और यूज़ कर रहे हैं, दूसरे में कोई और यूज़ कर रहे हैं। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि जैसे अगर आपने कोई कोटेशन देनी है एक लाइन की, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज करके दे सकते हैं, बट ओवरऑल डिज़ाइन के अंदर फ़ॉन्ट सेम रहे। बात आ रही समझ में? ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही वाली बात लिखी हुई है कि यूजिंग टू फॉन्ट्स ऑफ सेम टाइप और कैटेगरी, करेक्ट पेयरिंग ऑफ फॉन्ट्स, मतलब पेयरिंग जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मैं कौन से फ़ॉन्ट की पेयरिंग किसके साथ करूँगा। अगर आप दो तरह के डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ करना चाह रहे हैं कि यार मैं तो चाह रहा हूँ कि दो तरह के डिफरेंट फ़ॉन्ट यूज़ करूँ, मिसाल के तौर पे कोई एक फ़ॉन्ट है उसकी कोई और टाइप नहीं है, वो इटसेल्फ एक कोई फ़ॉन्ट है, और दूसरा फ़ॉन्ट है उसकी भी कोई इटसेल्फ मतलब कैटेगरीज नहीं है, तो आपको इस तरीके से पेयरिंग करनी है कि जो हेडिंग का ऑप्शन, मतलब जो आप हेडिंग दे रहे हैं और जो आप पैराग्राफ दे रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आए। बात आ रही समझ में? इसकी हम थोड़ी सी अगर एग्जांपल देख लेते हैं, अगर मैं नेट पे ही निकालूं। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं वो काइंडली थोड़ा सा एक्नॉलेज करें कि उनको बात आ रही समझ में। जी सर, आ आ रही रही है सर, है। नहीं आ रही होगी तो हम किसको बोल सकते हैं। सॉरी। मैं कह रही हूँ अगर नहीं आ रही होगी तो वो लास्ट क्वेश्चन। अच्छा देखें, अच्छा यहाँ पर कुछ ना पेयरिंग जो है यहाँ पर डिस्कस हुई हुई है। एक इमेज में मुझे एक इमेज मिली है यहाँ पर, तो वही यहाँ पर लेफ़्ट साइड के ऊपर सेरिफ है, राइट साइड के ऊपर सैंस सेरिफ है, और इसके साथ नीचे जो है ना वो कुछ दूसरे फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं कि हम इस फ़ॉन्ट की इन फ़ॉन्ट्स के साथ पेयरिंग कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम चाह रहे हैं कि दो फ़ॉन्ट्स को अपने डिज़ाइन में यूज़ करना, एक फ़ॉन्ट हम यूज़ कर सकते हैं हेडिंग के लिए और एक फ़ॉन्ट हम यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ के लिए। बात आ रही समझ? इसी तरीके से राइट साइड के ऊपर सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसकी पेयरिंग हम यहाँ पे जो नेविस बोल्ड है और जो क्विक सैंड है, इन फ़ॉन्ट्स के साथ इनकी पेयरिंग कर सकते हैं। पेयरिंग करना ना लाजमी आपको आना चाहिए कि कौन से फ़ॉन्ट की पेयरिंग आप किस फ़ॉन्ट के साथ कर रहे हैं एट अ टाइम, ठीक है। अब अगर मैं बिल्कुल ही रैंडम लेके चला जाऊँगा, अच्छा अब जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्क्रिप्ट, अब स्क्रिप्ट का जो फ़ॉन्ट है ना वो थोड़ा सा मतलब यूँ समझ लें कि थोड़ा इटैलिसाइज भी है और जॉइनिंग भी है, ठीक है। तो इसकी पेयरिंग करना थोड़ा सा आम फ़ॉन्ट से डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसकी पेयरिंग आप हर फ़ॉन्ट के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपके डिज़ाइन में ना एक लुक नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि इस स्क्रिप्ट के फ़ॉन्ट के साथ जो है हम जो यहाँ पे ग्रैंड होटल एक फ़ॉन्ट है शायद इनका कोई, और एक एंजल फेस जो है फ़ॉन्ट है,
इनके साथ हम कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जो स्क्रिप्ट टाइप का जो फ़ॉन्ट है, इसमें अगर आप यूज़ कर रहे हैं हेडिंग के अंदर, तो कोशिश करें कि इसको फिर मल्टीपल टाइम्स यूज़ ना करें। अगर आपने एक हेडिंग में यूज़ किया तो फिर उसको एक ही हेडिंग में इस हिसाब से एडजस्ट करें। या अगर आपके पूरे डिज़ाइन में जो है कोई एक लाइन है या कोई एक हेडिंग है जिसमें आप चाह रहे हैं कि मैं स्क्रिप्ट यूज़ करूँ, तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब मल्टीपल टाइम्स अगर आप हेडिंग्स में देंगे तो जो आपका डिज़ाइन है उसमें खूबसूरती नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें ना डिज़ाइन का भी काफ़ी रोल प्ले होता है कि जो आपका जो डिज़ाइन है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है। बात आ रही समझ में? अच्छा, अगर हम थोड़ी सी और एग्जांपल्स यहाँ से देखें तो आई थिंक सो कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं और यहाँ पर भी हैं। अच्छा, अब ये एक इमेज है थोड़ी सी, अगर ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर भी पेयरिंग करके बताई हुई है कि किस तरीके से हम यहाँ पर पेयरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ओपन सेंस को हम प्ले फेयर डिस्प्ले के साथ पेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जॉस्टिन सेंस को हम मल्टी रेगुलर के साथ पेयर कर सकते हैं। तो पेयरिंग आपको ईज़िली जो है वो नेट पे मिल जाएगी। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या पेयरिंग करें। आप लोग अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हैं कि किस टाइम पे कौन सी पेयरिंग मेरी यहाँ पर अच्छी लग रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडजस्टिंग द फॉर्म इन रीडेबल वे, यानी कि आपका जितना भी टेक्स्ट है, सही है, वो एक रीडेबल फॉर्म में होना लाजमी है। अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ, आजकल जो जितना भी आपका डिज़ाइन है जो बन रहा है डिजिटली, तो वो ज़्यादा डिज़ाइन जो आपका जो कस्टमर है वो या आपके जो यूज़र्स हैं तो वो ज़्यादातर मोबाइल्स पे देख रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से रहते हुए अपने टेक्स्ट को यूज़ करना है कि कोई भी यूज़र अगर मोबाइल पे देख रहा है या किसी भी स्क्रीन पे देख रहा है तो वो उसको ईज़िली रीड कर सके। बात आ रही समझ में? अब जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर हम सिर्फ इसको डिलीट कर दें यहाँ से और सिर्फ मैं अगर इसकी बात करूँ, तो इस टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि जो अंदर वाला पैराग्राफ है इसमें थोड़ी सी मुझे स्पेसिंग देने की ज़रूरत है, ताकि जो मेरा टेक्स्ट है वो एक रीडेबल फॉर्म में आ जाए, ठीक है। बात आ रही समझ में? अब अगर मैं थोड़ी सी इसमें स्पेसिंग दूँ, तो स्पेसिंग देने से क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है बाज़ औक़ात जो है वो एक रीडेबल फॉर्म में आ जाता है। जैसे अगर मैं इसकी स्पेसिंग मिसाल के तौर पर अगर मैं कम कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से कम कर दूँ, तो अब जो है यूज़र को या आपको ख़ुद को भी जो है इसको पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ये आपस में जो है वो चिपक गए बिल्कुल, ठीक है। अब अगर मैं इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ाऊँ तो काइंड ऑफ अब ये जो है एक रीडेबल फॉर्म में और कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें देखना, इनको ख्याल रखना जो है ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वही ये वाली बात यहाँ पे यूज़ हुई है कि योर डिज़ाइन शुड कम्युनिकेट टू द यूज़र, कि आपका डिज़ाइन जो है वो यूज़र को कम्युनिकेट करता है कि क्या चीज़ आपने डिज़ाइन में बनाई है और डिज़ाइन इट्सेल्फ क्या कहना चाह रहा है। बात आ रही समझ में? और टेक्स्ट का इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अच्छा, जैसे मैंने जिक्र किया, यूज़ करेक्ट मार्जिन्स बिफोर एडिंग द टेक्स्ट, कि आप जो है वो लाजमी मार्जिन्स का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन कर रहे हैं तो आपका जो लेफ़्ट साइड पे जो मार्जिन है वो लाजमी होना चाहिए, ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो एक प्रेजेंटेबल मैनर में हो और ऐसा लगे कि किसी प्रोफेशनल तरीके से वर्क किया हुआ है, रादर दैन कि ऐसा लग रहा हो कि किसी जो है वो बिल्कुल बिगनर ने वर्क किया हुआ है। बात आ रही समझ में? अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास आता है यूज़ लेस नंबर ऑफ़ फॉन्ट्स। ये वाली बात मैंने जैसे पहले जिक्र करी कि लेस इज़ मोर। अपने डिज़ाइन में जितना आप कम फॉन्ट्स को यूज़ करते हुए काम करेंगे, उतना ही जो है वो एक प्रोफेशनल वे होगा उसको यूज़ करने का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट की लिंक दी हुई है। अगर हम इस वेबसाइट की लिंक को ज़रा ओपन कर लें, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके जो है ओपन कर लेता हूँ। प्लगइन्स टाइपोग्राफी, लेकिन टाइपोग्राफी के प्लगइन्स नहीं है, आपको फॉन्ट्स के प्लगइन्स मिल जाएंगे मल्टीपल, बट टाइपोग्राफी को खुद समझना पड़ेगा, खुद यूज़ करना पड़ेगा अपनी सेंस डेवलप करके। आ रही बात समझ? अच्छा, अब ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर इन्होंने ना मल्टीपल जो पेयरिंग है वो बताई हुई है फॉन्ट्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो मिसाल के तौर पे अगर ये इस वाले की बात करें, सेंटर वाले की, ठीक है,
और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पता लग जाए कि इस वाले जो दो हेडिंग और टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि एक अलग अलग फ़ॉन्ट यूज़ हुए हुए हैं, तो वो कौन से वाले फ़ॉन्ट्स यूज़ हुए हुए हैं मुझे यहाँ से देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, व्यू पेयरिंग पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और फिर जो है ये मुझे वेबसाइट दिखा देगी कि ये कौन कौन से इस टाइम पे इस टेक्स्ट के अंदर जो है वो फ़ॉन्ट्स यूज़ हुए हुए हैं। आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो अपने, हो सकता है आप जो डिज़ाइन यूज़ कर रहे हो उसके अंदर ऑलरेडी फ़ॉन्ट हो मौजूद हों। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं नीचे आऊँगा तो इसने मुझे यहाँ पर बताया हुआ होगा कि इसने जो है वो यहाँ पर कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है। एक्सप्लेटर सेंस यूज़ किया हुआ है इसने, और एक इसने शायद ये कोई हिंद के नाम से है कोई फ़ॉन्ट, ये इसने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का। ठीक है, अब डाउनलोड पे जब आप देखेंगे तो आपको ये वही दो फ़ॉन्ट्स रिकमेंड करेगा जो इसने इस टाइम पे यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं ईज़िली। और अगर आप चाह रहे हैं कि और मज़ीद पेयरिंग चेक करें कि और मज़ीद किस तरीके से पेयरिंग हुई हुई है, तो जैसे ये वाला एक फ़ॉन्ट है, यहाँ पर ऊपर बोल्ड यूज़ हुआ हुआ है और नीचे जो है वो दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ हुआ है। तो अगर हम इसकी व्यू पेयरिंग के ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ बता देगा कि कौन कौन से दो फ़ॉन्ट्स की इसने जो है वो साथ में पेयरिंग करी हुई है। एक इसने एपिलॉग किया हुआ है और दूसरा वाला भी इसने एपिलॉग ही किया हुआ है, बस इसने जो है जो फ़र्क है वो सिर्फ इसने वेट का फ़र्क है, मतलब ऊपर वाला थोड़ा सा थिक है और नीचे वाला थोड़ा सा थिन है। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अच्छा, इसी तरीके से ये पूरी वेबसाइट है, यहाँ से जा कर के जो है वो आप लोग इजीली जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं मज़ीद। नहीं, फिग्मा पे डायरेक्ट नहीं आएगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि डाउनलोड का ऑप्शन ये आपको कहाँ दे रहा है। और कुछ वेबसाइट्स आपको ऐसी फ्री मिल जाएंगी जो कि डायरेक्ट जो है वो डाउनलोड करके दे देती हैं आपको सेम सॉफ्टवेयर के अंदर। अब जैसे अगर ये वाला फ़ॉन्ट आप जाके वहाँ पे सर्च करेंगे फिग्मा के अंदर कि अगर यहाँ पे मौजूद हुआ, तो आप यहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आ रही बात समझ? जैसे यहाँ से अगर मैं सर्च कर लूँगा भाई यहाँ पे मेरे पास फ़ॉन्ट मौजूद है या नहीं, अगर नहीं होगा मौजूद तो फिर मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे कुछ फ़ॉन्ट्स, देखने पड़ेंगे कि मैं इस टाइम पे फिर कौन से फ़ॉन्ट्स की पेयरिंग अपने डिज़ाइन में जो है वो लेकर आऊँ। आ रही है बात समझ? तो इस वेबसाइट से आप जो है वो काफ़ी हेल्प ले सकते हैं पेयरिंग के मामले में, अगर आपको फ़ॉन्ट्स की जो है वो पेयरिंग करनी है तो। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अगर आगे चलें और टाइपोग्राफी के अगर हम इट्सेल्फ थोड़ा सा और डीप में जाएं और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो इस डायग्राम को देखते हुए हमें ये बात समझ आती है कि हमारा जो टेक्स्ट है इट्सेल्फ, उसकी भी कुछ मतलब चीज़ें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हमें देखनी पड़ती हैं। जैसे अब अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, एक है मेन लाइन, एक है बेस लाइन। ठीक है, ऊपर आपके पास नज़र आ रहा है कि कैप लाइन। ठीक है, नीचे है आपके पास बियर्ड लाइन। ठीक है, उसके बाद इसने मुझे यहाँ पर बताया हुआ है कि ये सेरिफ है, यहाँ पे मैंने सेरिफ यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मुझे पहचान कैसे हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसने एक नोक निकली हुई होती है एंड में, या शू कह रहे हैं, शू पहना हुआ है इस फॉन्ट ने। ठीक है, अच्छा, ये वाला इसने कुछ बताया हुआ है कि ये यहाँ पर एक स्टेम के तौर पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो इसका जो आर बना हुआ है ये एक शोल्डर के तौर पे यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो पूरी इसकी हाइट है ये एक्स हाइट है, जिसमें ये सारा फ़ॉन्ट अरेंज हुआ हुआ है। ये देख रहे हैं आप लोग, मतलब जो फ़ॉन्ट की जो सेंटर पार्ट हैं सारे, वो एक सेम उस पे हाइट में है एक्स एक्सिस के ऊपर। और फिर जो मज़ीद जो जैसे कुछ फ़ॉन्ट हैं जिनको और मज़ीद जगह चाहिए ऊपर की साइड पे, जैसा कि टी हो गया, या अगर आपके पास एच हो गया, जो कि नॉर्मल से थोड़ा ऊपर और जगह ले रहे होते हैं स्पेस, तो उनमें इन्होंने बता दिया कि क्या कहते हैं हम इनको, वो मेन लाइन से शुरू होते हैं और कैप लाइन तक जो है वो जाते हैं। इसी तरीके से जो नीचे एक्सटेंड हो रहे होते हैं, इस तरीके से वाई है वो नीचे एक्सटेंड होता है, पी नीचे एक्सटेंड होता है, तो वो बेस लाइन से शुरू होते हैं और बियर्ड लाइन तक जा रहे होते हैं। तो इस डायग्राम को देखते हुए भी आप फ़ॉन्ट के बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं कि फ़ॉन्ट को किस तरीके से हम किस नज़रिए से देखें। आ रही है बात समझ? अच्छा, अब इन दी एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी वही डायग्राम है, बस उस डायग्राम को और मज़ीद इन्होंने डिटेल में एक्सप्रेस किया हुआ है कि जो कर्निंग, अच्छा कर्निंग जो है वो बेसिकली दरमियान की स्पेसिंग की ही होती है। इसको आप देख के घबरा मत जाइएगा कि क्या चीज़ जो है वो लिखी हुई है। ठीक है, ये भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है टाइपोग्राफी के अंदर। ठीक है, कि जो कर्निंग होती है आपके टेक्स्ट के अंदर, या अगर हम उसको बिल्कुल सिंपली, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो स्पेसिंग,
जैसे मैंने पूरा जिक्र किया कि क्या स्पेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये आप लोग नोट कर रहे होंगे कि अब जैसे यहाँ पर ओ और टी के दरमियान थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है। अच्छा, ओ और एन के दरमियान थोड़ी सी स्पेस कम है। सिमिलरली एम और वाई के दरमियान स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है। टी और ए के दरमियान स्पेस ज़्यादा है, ए और एन के दरमियान थोड़ी सी कम है। बात आ रही है समझ में? तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइम के ऊपर, किस जगह के ऊपर आपको स्पेस ज़्यादा ऐड करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेस आपको ऐड हुई भी मिलती है वो वर्क तो कर जाती है, लेकिन अगर आपको अपने डिज़ाइन को और प्रोफेशनल वे में लेके जाना है तो फिर आप जो है अपने डिज़ाइन में जो है वो कर्निंग को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्पेस कम ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्पेस जो है अगर हम देखें तो ये ओ जो है वो टी के साथ जब आ रहा है तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा रखने की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। उसके बाद जब ओ को हम एम के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हमें इतनी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आ रही है बात समझ? तो आप अपने फ़ॉन्ट्स को इसी तरीके से जो है कुछ सेट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब हम थोड़ी सी और एग्जांपल्स अगर नेट के ऊपर देखें टाइपोग्राफी से रिलेटेड तो होपफुली हमें थोड़ा सा और समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा नेट के ऊपर आएँ तो मल्टीपल यहाँ पे हमें टाइपोग्राफी के बारे में नज़र आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि जो है फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा अगर हम और देखें डिसेंट से डिज़ाइंस, ठीक है। अच्छा, अब ये एक डिज़ाइन है मेरे पास, ठीक है। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा फ़ॉन्ट्स पे ध्यान दें तो ऑलमोस्ट सेम फ़ॉन्ट्स ही यूज़ हो रहे हैं, दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मतलब सबसे टॉप पे जो 10 क्रिएटिव लिखा हुआ है इसकी जो वेट है वो थोड़ा सा कम है। जो पोस्टर्स लिखा हुआ है इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और प्लस जो है इसका जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि यूजुअली जब आप हेडिंग्स देते हैं तो हेडिंग्स का साइज़ जो है वो आपने, अगर छोटी हेडिंग है, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास हेडिंग जो है वो कम है, अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से हेडिंग है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस हेडिंग का फ़ॉन्ट छोटा रखूँगा तो मेरा जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बात आ रही समझ में? तो इसका सिंपल हल ये होता है कि जो आपकी हेडिंग है उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप 4 टाइम्स ग्रेटर या 3 टाइम्स ग्रेटर रखें अपने पैराग्राफ के फ़ॉन्ट के। बात आ रही समझ में? जैसे मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करता हूँ अपना हेडिंग का फ़ॉन्ट तो अब आप देख रहे होंगे काइंड ऑफ अब एक थोड़ा सा और जो है मेरा फ़ॉन्ट जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ पर। आ रही है बात समझ? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ना आपको देखनी पड़ेंगी। अच्छा, अगर मेरी हेडिंग बहुत बड़ी है, थोड़ी लेंदी है, यहाँ तक आ रही है, तब मैं अगर थोड़ा सा छोटा भी यूज़ कर रहा हूँ तो फिर भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर मैं अपनी हेडिंग को थोड़ा और भी अगर मैं बढ़ाऊँ यहाँ से एक कस्टम नंबर लेकर के फॉर एग्जाम्पल 67, तब भी मेरी हेडिंग जो है वो अच्छी लगेगी। देखिए हाँ, अब देखिए थोड़ा सा आप इस देखिए हेडिंग जो है ना वो आप इसको मतलब जो आपकी हेडिंग है उसको बहुत ज़्यादा चिपकाएं भी नहीं, बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा। अगर आप उसको ऊपर भी ले जाएंगे तो भी वो बुरा लगेगा। इसको आप बिल्कुल एक मीडियम पेस के ऊपर रखें कि एक बिल्कुल जो है ना, अब देखिए कितना डिसेंट सा एक लुक आ रहा है यहाँ पर। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से जो है वो रखें आप, ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो जो है एक प्रेजेंटेबल मैनर में नज़र आए, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी और अगर हम एग्जांपल्स अगर देखें इसमें थोड़ी डीप में अगर हम और जाएं तो अब जैसे ये इन्होंने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, इट सेल्फ भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट को ही इन्होंने कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ है कि ये एक इट सेल्फ जो है वो एक लुक आपको दे रहा है। बात आ रही समझ में? अब इन्होंने किया हुआ क्या है कि इन्होंने फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है, फ़ॉन्ट यूज़ करने के साथ इन्होंने फ़ॉन्ट का जो है वो कलर चेंज किया हुआ है और जो है इन्होंने प्रेजेंट करके दिखाया हुआ है। बात आ रही समझ में? तो एग्जांपल्स दिखाने का मकसद ये है कि थोड़ी सी आप लोग खुद भी जो है ना इसके बारे में रिसर्च करें। हाँ, थोड़ा सा खुद से, अब आप जब डिज़ाइनिंग बना रहे होंगे या डिज़ाइन कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा खुद से जो है ना वो फ़ॉन्ट्स का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करूँ कि मेरा जो डिज़ाइन है उसमें वो अच्छा लगे। बात आ रही समझ में? जैसे ये है यहाँ पर, अब इन्होंने ओवरऑल डिज़ाइन के अंदर सेम वेट रखा हुआ था लेकिन इन्होंने सेंटर के अंदर एक लाइट वेट जो है वो डाल दिया, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा एक अच्छा लुक आई है डिज़ाइन के अंदर। बात आ रही समझ में?
अगर पीएस हो गया किसी का एलिस्ट्रेटर हो गया उसका यूज़ करना चाह रहा है तो उसमें उसकी रेडी कैसे करना है कि हम इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे पेडी तो मैं देख लूँ अब वो पेडी में फिल्मों में नहीं मिल रही। अब जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई फ़ॉन्ट हमने डाउनलोड कर लिया, अब उसको यूज़ कैसे करें? पेडिंग अगर मिली है नेट के ऊपर और ठीक वो है, पेडिंग एक चीज़ है और दूसरी उसकी पेडिंग का हिस्सा नहीं है हमारी फिल्म में ठीक है। और चाहे उसको अटैच करें फिल्म में इस्तेमाल करें। हाँ, तो यहाँ पर मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिनमें आप जो है वो फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर कोई भी कोई वेबसाइट सर्च करूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टॉल फ़ॉन्ट्स, तो यहाँ पर मुझे मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनसे मैं अपने फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकता हूँ। तो वहाँ प्ले हो जाएगी हाँ, ऑटोमेटिक बिल्कुल। तो उसकी एक्सटेंशन आएगी जनरेट प्रोवाइड पे होती होगी। हाँ, वो जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो खुद ही जो है आप लोगों को गाइड कर देगा। फॉर्म्स के अंदर लिस्ट बिल्कुल, बिल्कुल उसी के अंदर आ जाएगा जब आप डाउनलोड करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स ऐसे मिल जाएंगी कि जिनमें आप फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैंने शायद कुछ वेबसाइट्स यहाँ पर बताई भी नहीं है स्लाइड्स के अंदर, बट होपफुली अगर आपको फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने होंगे तो मैं आप लोगों को देख करके बता दूंगा कि कौन सी रिकमेंडेड वेबसाइट्स हैं जिनमें से हम फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, तो फिर जो है आप इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा और इसके बारे में देखें कि टाइपोग्राफी के बारे में अगर हम थोड़ा सा और सर्च करें तो हमें यहाँ पर एक डायग्राम मिलती है जिसमें इन्होंने और मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है कि बाउल शेप क्या है। आ रही बात समझ में? और उसके अलावा साथ में शोल्डर जो है वो किस चीज़ को कह रहे हैं। शोल्डर जो है कुछ भी नहीं, बस जो एन के ऊपर टॉप राइट साइड जो है, जो थोड़ी सी आप देख रहे होंगे कि पहले पतली है देन थोड़ी सी वो मोटी हो रही है। अगर मैं इसको अपने डिज़ाइन में ला के दिखाऊँ तो जैसे अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर देखें, जैसे हमारे पास आर है तो आर स्टार्टिंग में पतला है और एंड में आते हुए जो है थोड़ा सा थिक हो गया है, तो इसे इन्होंने एक शोल्डर के तौर पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। बात समझ आ रही है? कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं टाइपोग्राफी के अंदर थोड़ी सी समझने के लिए। जैसे ये बाउल शेप है, अब इसकी और अगर हम एग्जांपल देखें तो इधर इन्होंने जो बाउल कहा हुआ है वो इस तरीके के हिस्से को कहा हुआ है। आ रही बात समझ? उसके बाद जो है बिल्कुल सेम जो है इसी तरीके से इस पूरी डायग्राम में इन्होंने समझाया हुआ हाईलाइट करके चीज़ों को कि कौन सी चीज़ यहाँ पर ये कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल टेक्स्ट की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल हाई और लो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखाऊं कि किस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं तो यहाँ पर देखें फिल जो है आपके पास अभी इस टाइम पे क्या है 100% है। ठीक है, अब इसको अगर मैं कम करके 50% पे ले जाऊँगा तो जैसा कि टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा लाइट हो गया, इसकी ओपेसिटी जो है वो लाइट हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी टेक्स्ट के अंदर जो है वो ओपेसिटी वगैरह को सेट कर सकते हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब टाइपोग्राफी के अंदर यूजुअली यही जो मैंने आप लोगों को बताया, यही एक मैंने आप लोगों को पूरा एक समराइज़ करके बता दिया कि टोटल टाइपोग्राफी किन पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई है और इसको यूज़ किस तरीके से करना है, टर्मिनोलॉजीज़ क्या यूज़ होती हैं टाइपोग्राफी में यूज़ करने में। इट्स सेल्फ ये कोई एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है हमें, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि जब आप डिज़ाइंस बनाते हैं तो उसमें टाइपोग्राफी जैसे मैंने जिक्र किया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि टेक्स्ट तो हर डिज़ाइन में होता ही होता है। एग्जैक्टली, ठीक है। फिग्मा में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जहाँ तक मैंने स्टडी किया और मैंने पढ़ा कि यही चीज़ें हैं जो ओवरऑल यूज़ हो रही होती हैं डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम थोड़े से मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं एग्जांपल्स और मज़ीद अगर यहाँ पे मुझे मिल जाती हैं। अच्छा, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर भी इसके बारे में टाइपोग्राफी के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं कि अच्छा, अब जैसे यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि लेफ़्ट साइड पे जो एक इमेज इन्होंने बनाई हुई है इसमें कुछ इस तरीके का इन्होंने फ़ॉन्ट यूज़ किया तो काइंड ऑफ एक डिज़ाइन में एक लुक आया। राइट साइड के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने फ़ॉन्ट यूज़ किया, बेसिकली फ़ॉन्ट्स नहीं डिज़ाइनिंग फिग्मा की नहीं है, तो डिफरेंट उस पर बने हुए होते हैं सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, बट सेंस तो डेवलप करना है ना आपने। एग्जाम्पल्स तो आपने देखनी पड़ेंगी कि किस टाइम पे। अब देखें जैसे इन्होंने यहाँ पर किस तरीके से फॉर्मेट किया हुआ है। अब इन्होंने हेडिंग को जो है वो सिंपल इन्होंने इस तरीके से रखा हुआ है और अपने टेक्स्ट को उन्होंने राइट अलाइन कर दिया है। आ रही है बात समझ में? तो
डिज़ाइनिंग का सेंस थोड़ा सा हमें ना डेवलप करना पड़ेगा। और डेवलप कैसे होगा? क्रिएटिविटी अगेन, अगर हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी इटसेल्फ जो है वो किसी बंदे के अंदर नहीं होती, डेवलप करनी पड़ती है। और आती किस तरीके से है, इसके बारे में आपको पहले पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है और डिफरेंट डिज़ाइंस को एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। और डिज़ाइंस जो है वो आप ऐसे देखें जो एक प्रोफेशनली हुए हुए हों डिज़ाइन, मतलब किसी अच्छे डिज़ाइनर ने उसको डिज़ाइन किया हुआ, रादर दैन के किसी मतलब जो है वो अनप्रोफेशनल बंदे ने डिज़ाइन किया हुआ, तो फिर आप जो है वो उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसने इस तरीके से क्यों रखा हुआ है। आ रही बात समझ? अच्छा, अब ये जहाँ पे मैं अगर देखूँ, ये इन्होंने काइंड ऑफ, अगर हम इसको देखें कि एक बैनर बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बस एक दिखाने का मकसद ये है कि इन्होंने फ़ॉन्ट किस तरीके से यूज़ किया हुआ है और फ़ॉन्ट को अरेंज किस तरीके से करा हुआ है। आ रही बात समझ में? यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे इन्होंने अपने टेक्स्ट को जो है वो राइट अलाइन किया हुआ है इस टाइम के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो है राइट साइड के ऊपर इसको जो है वापसी लेफ़्ट अलाइन किया हुआ है। लेकिन एक चीज़ का आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि इन्होंने मार्जिन्स रखे हुए हैं साइड में, नज़र आ रही है बात? अगर मैं अपने इसी पेज के ऊपर देखूँ तो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो डिज़ाइन है, आइदर अगर ये राइट अलाइन हुआ है तब भी, आइदर जो राइट साइड वाला डिज़ाइन है ये लेफ़्ट अलाइन है तब भी, जो है मार्जिन्स इन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन में रखे हुए हैं, इनको बिल्कुल चिपका नहीं दिया। ऑल्दो बाकी डिज़ाइन के एलिमेंट जो हैं वो भले से थोड़ा सा आउट जा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर निकल के पॉपअप करके दिखाया हुआ इन्होंने, वो हो सकता है, वो आप रख के दिखा सकते हैं। डिज़ाइनिंग के अंदर बिल्कुल एज टू एज डिज़ाइनिंग हो सकती है, लेकिन टेक्स्ट के अंदर मार्जिन्स का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। आ रही है बात समझ? अब इस पूरे डिज़ाइन में एक चीज़ मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि इन्होंने सेम मार्जिन के ऊपर वर्क किया हुआ है। आ रही है बात समझ? अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँ हल्का हल्का, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने सेम मार्जिन स्पेसिंग के ऊपर अपना पूरा फॉन्ट जो है वो सेट किया हुआ है। आ रही है बात समझ? और इन्होंने पेयरिंग भी कितनी अच्छी इस्तेमाल की हुई है। आ रही है बात समझ? जो इन्होंने रोमन्स लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे ये नोट की होगी कि इन्होंने हेडिंग्स के अंदर तमाम डिज़ाइन के अंदर सेम यूज़ किया हुआ है फ़ॉन्ट, और पैराग्राफ के अंदर तमाम में इन्होंने सेम फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है। तो ये एक अच्छी हमें एग्जांपल यहाँ से मिल गई कि इससे हमें समझने में और आसानी हो गई कि हम जो है वो टाइपोग्राफी को और मज़ीद समझ पाए कि हम किस तरीके से जो है वो मज़ीद कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप नेट पे आएंगे तो आपको मल्टीपल डिज़ाइंस और मल्टीपल जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी जिनको आप ले करके समझ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो वेबसाइट जो आप लोगों को बताई वो वेबसाइट बहुत यूज़फुल है। आप लोग यहाँ पर आकर के मज़ीद अपनी जो प्रैक्टिस है उसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स के बारे में, मल्टीपल के कौन से फ़ॉन्ट्स किस टाइम पर कहाँ पर यूज़ करने हैं हमें और क्यों ज़रूरत पड़ती है। पेयरिंग के बारे में ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। 2 से 3 फ़ॉन्ट हम यूज़ करते हैं ओवरऑल डिज़ाइन के अंदर, हम मल्टीपल फ़ॉन्ट्स यूज़ नहीं कर रहे होते। यानी कि इन शॉर्ट वही वाली बात अगर मैं यहाँ पे जिक्र करूँ कि लेस इज़ मोर। आ रही बात समझ? कि कम फ़ॉन्ट यूज़ हुए हुए हों वही आपके डिज़ाइन के लिए इनफ होते हैं। आ रही बात समझ में? अच्छा, अगर हम यहाँ पर कुछ रैंडम डिज़ाइंस देखें तो उनमें जस्ट हम एक आइडिया ले सकते हैं कि इन्होंने फ़ॉन्ट्स को किस तरीके से अरेंज किया हुआ है। अब इसको खोलूँ तो अब जैसे ये हमारे पास एक डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने किस तरीके से जो है, आप देखें ऊपर जो इसमें हेडिंग है यहाँ पे हाउ टू क्रिएट, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा सकूँ, देखें सबको नज़र आ रहा है, ये क्लियर है। स्टूडेंट्स काइंडली, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझे थोड़ा सा रिप्लाई करते हैं कि इनको विजिबल है सर। जी जी ठीक है। अच्छा, अब देखें जो हेडिंग है हमारी सबसे फर्स्ट वाली है हाउ टू क्रिएट। अब इसमें आपने एक चीज़ क्या नोट करी कि इन्होंने यहाँ पर स्पेसिंग ऐड की हुई है, ठीक है। इससे हमें ये यहाँ पे ये मिल जाता है प्रूफ कि स्पेसिंग भी इटसेल्फ एक बहुत अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फ़ॉन्ट डालेंगे तो उसमें स्पेसिंग नहीं दी हुई होती, स्पेसिंग आपने खुद सेट करनी पड़ती है। तो वो आपने देखना है कि किस तरीके से मैं कहाँ पे किस टाइम पे क्या स्पेसिंग अपने जो डिज़ाइन है उसमें ऐड करूँ। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो 11 है इसको उन्होंने थोड़ा थिक करके और बड़ा करके दिखाया है, और साथ में इन्होंने स्टनिंग पोस्टर्स जो है वो यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर 2 से 3 तरह के सिर्फ फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हुए हैं बिल्कुल सेम। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर तो हाउ टू क्रिएट ये एक टाइप का फ़ॉन्ट हो गया, और पोस्टर्स और ये वाला फ़ॉन्ट भी आई थिंक के सेम है, बस जो है इसमें जो है वेट थोड़ा सा इसका बढ़ा हुआ है, ठीक है। और नीचे वाला भी ये भी सेम है, बस इसके अंदर थोड़ी सी इसकी जो वेट है वो कम है। तो इटसेल्फ आपने इसमें ये चीज़ देखी कि सेम फ़ॉन्ट में रहते हुए भी हम टाइपोग्राफी से खेल सकते हैं।
और इसकी मिसाल आपके सामने है कि इन्होंने कितने अच्छे वे में इसको प्रेजेंट करके दिखाया है। ज़रूरी नहीं है कि आप कि अगर मैंने बोला कि हम हेडिंग के अंदर अलग फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं और पैराग्राफ में अलग फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, तो आप हर दफ़ा अलग यूज़ करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप सेम फ़ॉन्ट यूज़ करें, आप बिल्कुल सेम फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। आप जो हेडिंग है उसका वेट बढ़ा दें और इसका साइज़ ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ेगा, और पैराग्राफ का साइज़ छोटा कर दें और उसका जो वेट है वो आप कम कर दें, ठीक है। अच्छा, अगर हम थोड़े से और डिज़ाइंस अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ, तो अगर यहाँ पर ये देखें, ठीक है, इसको भी अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें, अच्छा, यहाँ से अगर हम ये मिसाल के तौर पे यहाँ पर इस डिज़ाइन के ऊपर आएँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने किस तरीके से जो है वो फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हुए हैं। अब जो इन्होंने पम्पकिन जूस लिखा हुआ है ये अलग फ़ॉन्ट से लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रैंड ओपनिंग एक अलग फ़ॉन्ट है, 12 दिसंबर ये एक अलग फ़ॉन्ट है। आई होप सो कि सबको क्लियर नज़र आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ तो इट्ससेल्फ पेज जूम हो रहा है, ये डायग्राम जूम नहीं हो रही। अच्छा, अब क्लियर है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये पूरा क्लियर है? क्लियर। ठीक है। अच्छा देखें, दिखाने का मकसद ये है यहाँ पर कि इन्होंने इनके डिज़ाइन के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं, इन्होंने सिंबल रखा हुआ है। राइट साइड पे इन्होंने अलाइन करके सारे फॉन्ट्स दिए, अपने जो जितना भी टेक्स्ट है वो दिया हुआ है, और लेफ्ट साइड के ऊपर उन्होंने एक ऊपर डिज़ाइन दिया हुआ है। अब पम्पकिन जूस जो लिखा हुआ है वो एक अलग फॉन्ट से यूज़ हुआ हुआ है। अगर आप लोग इसके एजेस देखें तो इसके कर्व्स एजेस हैं, शार्प पॉइंटेड एजेस नहीं है इसके। अब अगर हम इसके नीचे वाले की बात करें ग्रैंड ओपनिंग की, तो इसके एजेस थोड़े से पॉइंटेड हैं, यानी कि ये थोड़ा स्टेरिफ की तरफ जा रहा है। आ रही है बात समझ? अब बिल्कुल इसके नीचे अगर हम देखें तो ये हमारा एक सिंपल सैंस सेरिफ अगर हम इसे बोल लें, फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंट, अभी मुझे ये नहीं पता कि कौन सा वाला फ़ॉन्ट है ये, तो ये एक अलग फ़ॉन्ट यूज़ हुआ हुआ है। आ रही है बात समझ? और सेम फ़ॉन्ट जो है फिर उन्होंने नीचे यूज़ किया हुआ है। मतलब इन्होंने टोटल डिज़ाइन के अंदर 3 तरह के फ़ॉन्ट यूज़ किए हुए हैं और उनको फिर प्रेजेंट कराया हुआ है। आ रही है बात समझ? आई होप सो कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी अपने टाइपोग्राफी से रिलेटेड। आ रही है बात समझ? अच्छा, टाइपोग्राफी में आज सारा टॉपिक इंशाल्लाह कवर हमारा हो जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को फिर असाइनमेंट दूंगा, इंशाल्लाह आज पोस्ट कर दूंगा या होपफुली कल तक पोस्ट कर दूंगा। तो असाइनमेंट में आप लोगों ने करना ये होगा, जैसे मैंने कल जिक्र किया था, कि एक प्रॉपर आप लोग जो है वो एनिमेटेड यूआई बनाएंगे, टाइपोग्राफी को ख्याल रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, और एनिमेशन को भी ध्यान में रखते हुए कि उसमें एनिमेशन भी यूज़ हुई हो, माइक्रो एनिमेशन हो, चाहे वो पूरी साइड बार हो, कुछ भी हो, वो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, बट एनिमेशन होनी चाहिए उसमें हुई भी, और हर बटन जो है वो इट्स सेल्फ रिस्पॉन्सिव हो, कनेक्ट हुआ हुआ हो। ठीक है, अगर आपने ऊपर होम लिखा है तो एक होम पेज अलग प्रॉपर डिज़ाइन हुआ हुआ हो। मीन्स ये कि समझ लें कि मैं एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट असाइन करूँगा और यूँ समझ लें कि वो एक क्लाइंट ने दिया है और आपको उस पर वर्क करना है। सही है? तो आप लोगों की क्या होगा, इससे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और सीखने को मिलेगा आपको इससे, इन शॉर्ट अगर मैं देखूँ। अच्छा, एक चीज़ ना अगर ध्यान में रखें कि अगर आपसे डिज़ाइन करते हुए गलती हो रही होती है, अगर आप फंस रहे होते हैं, तो कभी भी घबराया नहीं करें। बंदा जितना फंसता है ना उतना ही सीखता है। जितना आप फंसेंगे, जितना आपको डिज़ाइन करते हुए मुश्किलात पेश होंगी, उतना ही आप सीखेंगे। आ रही है बात समझ? अगर मैं अपने ऊपर भी देख के बताऊँ तो मैं अक्सर जब भी मिसाल के तौर पे कोडिंग में अगर मैं कर रहा होता हूँ और अगर मैं कहीं फंस जाता हूँ और मैं काफ़ी टाइम में अगर फंसा हुआ हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस जो मैं जहाँ जिस एरर में फंसा हुआ हूँ मैं खुद सॉल्व करूँ। अभी मैं पढ़ रहा हूँ रिएक्ट। हाँ, रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे अगर हम वेबसाइट्स भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर बात है कि उसमें एरर्स आते हैं, चाहे आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो चाहे आप कोडिंग कर रहे हो। अब उस एरर को आप खुद कितना डेवलप करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व किस हिसाब से करते हैं, ये आपकी यूँ समझ लें कि आपका एक प्रोफेशनलिज्म होगा और आपकी एक समझ लें एबिलिटी होगी उस एरर को सॉल्व करने की। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं और वहाँ पे कोई एरर आ गया बीच में, एरर का तो ज़ाहिर बात है बता के तो आता नहीं है, कभी भी एरर आ सकता है, आ गया एरर, सही है। अब आप उस पर बैठे हुए कि आपके पास डेडलाइन आई हुई है कि यार मुझे 2 दिन में बॉस ने दिया हुआ है काम सबमिट करवाने के लिए, मुझे 2 दिन में करना है, और एरर आ गया आज। अब जब एरर आ जाता है ना तो सारा काम वहाँ पर स्टक हो जाता है। और उस टाइम पर जब आप किसी बड़ी कंपनी में होते हैं या कहीं काम कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वहाँ पर कोई बताने वाला नहीं होता आपको।
हर बंदा अपना अपना काम कर रहा होता है वहाँ पर। तो उस टाइम पर उसकी अच्छी प्रैक्टिस उस मतलब वो बंदा वहाँ पर उस एरर को प्रॉपर हैंडल कर पाता है जिसकी पहले से खुद प्रैक्टिस होती है एरर सॉल्व करने की। आ रही बात समझ? मतलब अगर उसने प्रैक्टिस के दौरान जितने भी एरर्स अपने फेस किए होंगे, उनको सॉल्व किया होगा, उनको खुद ढूंढा होगा, वही बंदा वहाँ पर प्रॉपर जो है वो परफॉर्म कर पाता है। आ रही बात समझ? तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब समझ रहे हैं कि बहुत काम आती हैं आपको आगे ले जाने के लिए। और अभी से अगर आप ये चीज़ें डेवलप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आगे जाके बहुत हेल्प मिलेगी। अगर कोई भी एरर आया है तो कोशिश करें इसको खुद आइडेंटिफाई करें कि ये एरर मेरा यहाँ पर क्यों आया, उसको सॉल्व करें, खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं होता पूछें, हम मतलब मुझसे भी अगर आप पूछ सकते हैं, सर वासी से पूछ सकते हैं, तब भी नहीं हो रहा तो आप लोग लगे रहें उसको सॉल्व करने के कि किस तरीके से वो एरर जाएगा। और एरर जब भी आए ना तो थोड़ा सा देखा करें कि मैंने क्या ब्लंडर किया था कि वो एरर आया, उससे सीखें ताकि नेक्स्ट टाइम वो एरर ना हो। या अगर नेक्स्ट टाइम वो एरर आ जाता है तो आप लोगों को पता लग जाए कि यार ये मैंने एरर यहाँ पे ये मिस्टेक की है तो वो एरर आया है। हाँ, तो अब जैसे फिग्मा के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ एरर आ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करें कि ये एरर क्यों आ रहा है। डिज़ाइन को देखें कि मैंने डिज़ाइन में कोई मिस्टेक नहीं करी है। हरी बात समझ? अक्सर औकात हाँ सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं कि टाइम टू टाइम अपडेट हो रहे होते हैं ना। अभी फिग्मा जिससे अभी हम आज यूज़ कर रहे हैं ये अपडेटेड वर्जन है यहाँ पर। इससे पहले का जो फिग्मा होगा वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंट होगा, मतलब अपडेट आ रही होती है आहिस्ता आहिस्ता। अब जैसे मैं आपको बताऊँ कि इस टाइम पे मेरे पास फोटोशॉप है 2022 का, सही है। लोग 2018 का यूज़ कर रहे होते हैं, 2017 का यूज़ कर रहे होते हैं। स्लाइटली चेंजेस आती हैं, मतलब छोटी छोटी चेंजेस होती हैं जो कि आ रही होती हैं सॉफ्टवेयर्स के अंदर। आ रही है बात समझ? और उस सॉफ्टवेयर को ज़्यादा से जब जो कंपनी है वो उसको मज़ीद इन्हेंस करने की कोशिश कर रही होती है। और अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि सॉफ्टवेयर की अपडेट आई बट उसके अंदर जो है वो बग आ गया या कोई मसले मसाइल आ गए। अब जैसे मैं अगर इसकी मिसाल दूँ, बहुत यहाँ पे विंडोज़ 11 की कि मैंने पहले विंडोज़ 11 करी हुई थी तो उसमें बड़े बग्स आ रहे थे। अब मैं वापसी से वैसे विंडोज़ 10 पे आ गया क्योंकि उसमें बहुत बग्स थे। ऑल्दो वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्री इंस्टॉल हो गई थी मेरे पास, बट प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी वो। अभी भी जो है वो बीटा वर्जन के ऊपर चल रही है। तो ये हैं चीज़ें। रिएक्ट जो है बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंगल पेज में रहते हुए हम जो है, हाँ, अब जैसे जावास्क्रिप्ट है उसका फ्रेमवर्क है। अभी आप अगले मॉड्यूल में जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली यूज़ होती है अपने डिज़ाइन में फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए। अभी जैसे आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, मैं अगर आपको किसी वेबसाइट से एग्जांपल दूँ इसकी, अगर हम चलें इसमें यहाँ पर अगर मैं होम पे आऊँ, कोई भी अगर हम यहाँ पे रैंडम वेबसाइट देख लें, ठीक है। अब इस वेबसाइट का आपको पता है कि जितना भी कंटेंट है वो कौन सा है, जो टेक्स्ट कंटेंट है सारा वो HTML है, ठीक है। इसमें जितने भी कलर्स, इमेजेस वगैरह जो ऐड हुई हैं वो सारी किससे हुई हुई है, CSS के थ्रू हुई हुई हैं। अब जावास्क्रिप्ट का काम यहाँ पर यह आता है कि मैं इस बटन के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या फंक्शन परफॉर्मेंस मिले। जैसे अब यहाँ पर साइन अप का पेज आ गया मेरे पास, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कर रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं, जावास्क्रिप्ट डिफ़िकल्ट नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो बहुत इजी है। मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बस प्रैक्टिस के ऊपर होता है आप लोगों की कि आप लोग कितनी ज़्यादा उस पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं और कितना ज़्यादा उस पर जो है वो मतलब मेहनत करते हैं।